हेलो एवरीवन, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 4 में बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था और आज हम बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बोर जो है इनका पूरा नाम था नील्स बोर और इनका जो पूरा आपका जन्म से लेकर मृत्यु थी वो 1885 से 1962 तक थी। ठीक है, ये कोपेनहेगन में पैदा हुए थे और ये जो है कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में ही फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। इनको एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर पे काम करने के लिए, इनके उम्दा काम के लिए इनको नोबेल प्राइज 1922 में दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि नील्स बोर को 1922 में नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री का, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज वर्क ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे जो उन्होंने काम किया था उसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद जो बोर थे उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज लिखी और रिसर्चेस की। उसके बाद जो है इनकी जो बुक, स्पेशली 3 बुक्स हैं जो बहुत फेमस है, वो है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी, और तीसरी है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये 3 बुक इनकी बहुत फेमस है, इसमें इनकी बहुत सारी लिखी हुई बातें हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नील्स बोर को जो है नोबेल प्राइज किस लिए मिला था। बेसिकली इन्होंने कैसे स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर बताया था। तो रदरफोर्ड के मॉडल में, जो रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल दिया था, उसमें जो भी कमियां थी, ठीक है, उन सब कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने जो है एक अपना मॉडल बताया, पोस्टुलेट बताया, और उसमें जो उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में ही चक्कर लगाते हैं और इन स्पेशल ऑर्बिट्स को डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं, या फिर आप हिंदी में कह सकते हैं विविक्त कक्षा। ठीक है, डिस्क्रीट ऑर्बिट मतलब विविक्त कक्षा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोर के अकॉर्डिंग जो भी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में होते हैं वो स्पेशल ऑर्बिट में, कुछ स्पेशल और निश्चित ही ऑर्बिट मतलब कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, गोल गोल घूमते हैं, और इन स्पेशल ऑर्बिट्स को कहते हैं विविक्त कक्षा। ठीक है, ये इनका पहला पॉइंट था अपने मॉडल के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने दिया वो ये था कि जब ये इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में गोल गोल चक्कर लगाते हैं उस समय ये इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, यानी कि ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स उस स्पेसिफिक विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो कोई भी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं, कोई भी एनर्जी लूज नहीं करते, रेडिएट नहीं करते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स उन्होंने दिए थे। ठीक है, और उसके बाद जो ये स्पेशल कक्षाएं इन्होंने कही थी कि स्पेशल कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन स्पेशल कक्षाओं को बाद में इन्होंने कहा एनर्जी लेवल्स। क्या कहा? एनर्जी लेवल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो इन कक्षाओं को या कोशों को इन्होंने क्या कहा? ऊर्जा स्तर। ठीक है, और किसी भी परमाणु में अलग अलग तरह के ऊर्जा स्तर होते हैं, कई सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर एक डायग्राम में, आपके बुक में ये एक एटम का डायग्राम है, पिक्चर बनी हुई है, जिसमें आपको पता है कि एटम के बीच में एक नाभिक होता है जिससे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल चक्कर लगाते हैं। ये बात सबने पहले कही है, पर नील्स बोर ने ये कहा कि चक्कर तो लगाते हैं पर एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही लगाते हैं चक्कर। ठीक है, और उन्होंने इस स्पेसिफिक ऑर्बिट का डिजाइन बताया और किस तरह से चक्कर लगाते हैं ये बताया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला ऑर्बिट होता है, इस न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाला ऑर्बिट, सबसे पहला ऑर्बिट जो होता है, कक्षा होती है, उसको उन्होंने कहा कि इसको के शेल कहेंगे। क्या कहेंगे? के शेल। ठीक है, और क्योंकि ये सबसे पहली कक्षा होती है, सबसे पहली ऑर्बिट है, इसलिए इसको जो है n=1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको अल्फाबेटिक नाम दें तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली कक्षा को के कहेंगे, दूसरी वाली कक्षा को हम एल कहेंगे,
तीसरी वाली कक्षा को हम m कहेंगे और चौथी वाली कक्षा को हम n कहेंगे, ठीक है। इस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पेशल एनर्जी लेवल्स में मूव करते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते हैं, और वो जो एनर्जी लेवल्स हैं K कक्षा हो गई, L कक्षा हो गई, M कक्षा हो गई और N कक्षा हो गई, ठीक है। अब अगर इन सब कक्षाओं को न्यूमेरिकली हमको प्रस्तुत करना हो कि न्यूमेरिकली इनका क्या मान है, तो सिंपल सी है बच्चों, जो कक्षा जिस नंबर पे आएगी न्यूक्लियस से गिनने पे वो उसका मान हो जाएगा। अब ये न्यूक्लियस है हमारा, इस न्यूक्लियस से सबसे पहले कौन सी आ रही है, K वाली, तो इसलिए इस कक्षा को हम कहेंगे n इज इक्वल टू 1। जब भी n इज इक्वल टू 1 कहीं भी लिखा रहे, इसका मतलब ये K कोश की बात कर रहा है, K शेल की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद अब हम न्यूक्लियस से आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाली सर्किल पे आते हैं। तो सेकंड वाली ऑर्बिट है उसे हम कहते हैं L, ठीक है। अब क्योंकि ये सेकंड है, सेकंड नंबर पे आ रही है, न्यूक्लियस से आगे बाहर निकल रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 2। तो कहीं भी अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी जगह n इज इक्वल टू 2 लिखा है, मतलब कि ये सेकंड शेल की बात कर रहा है, L शेल की बात कर रहा है, ठीक है। अब हम न्यूक्लियस से बाहर निकलते हुए हम तीसरे वाली जब सर्कुलर ऑर्बिट पे आते हैं, तो इसको हम M शेल कहते हैं, और यहाँ पे क्योंकि हम तीसरे वाले पे हैं इसलिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। और कहीं भी अगर n इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये M शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम नाभिक से निकलते हुए बाहर आते हैं, और अगर हम फोर्थ वाले ऑर्बिट में आते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में, तो इसका मान हो जाएगा n इज इक्वल टू 4। और 4 जब हो मतलब कि हम n शेल की बात कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 1 मतलब K शेल, n इज इक्वल टू 2 मतलब L शेल, n इज इक्वल टू 3 मतलब M शेल, और n इज इक्वल टू 4 मतलब N शेल। इस तरह से इन्होंने एक एटम के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को बताया, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही बच्चों बोर का एटॉमिक मॉडल था। इसके बाद हम न्यूट्रॉन्स के बारे में देखते हैं। 1932 में चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन्स की खोज की। इन न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता है, और इनका जो मास होता है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। तो कोई भी चार्ज न होने की वजह से इन्हें न्यूट्रॉन कहा गया। कोई चार्ज न होने को हिंदी में उदासीन कहते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रॉन्स हमारे एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, इसके बाहर नहीं होते हैं। हाइड्रोजन एटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है, हमें पता है ये हाइड्रोजन है। इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, इसका मास नंबर भी 1 होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या 1। जो एटॉमिक नंबर रहता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, सब क्या हो जाएगा 1 1। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जब हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, Z माइनस ए, सॉरी A माइनस Z। ए मतलब मास नंबर हो गया आपका, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। इसका मतलब हमारे हाइड्रोजन के एटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन को भी हम स्मॉल n से दिखाते हैं, ठीक है। और किसी भी एटम का अगर हमें मास बताना हो, तो उस एटम के मास को बताने के लिए हम न्यूट्रॉन के मास को और प्रोटॉन के मास को जोड़ देंगे, जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे कहते हैं, वो हमारा बन जाता है एटम का मास, ठीक है। तो आज की क्लास में अभी सिर्फ आपको यही बोर एटॉमिक मॉडल मुझे पढ़ाना था। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप ये जान चुके हैं कि जो बोर ने मॉडल दिया था उसमें उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेशल सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाने का बताया था, और उन्होंने ये कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, ऊर्जा को बाहर नहीं निकालता है, ठीक है। और उन्होंने सभी ऊर्जा स्तरों को जो है KLMN नाम दिया था, और न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए इनको n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 कहा था, ठीक है। थैंक यू।